देखिए अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और उन इंटरेस्ट को मीट करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ एक दोबारा से ताल्लुकात पैदा करता है। और जिस तरह से ये पहले भी हो चुकी हुई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत कंप्लेन भी किया है जनरल कियानी के टाइम पे भी, कि आप हमें जी यूज एंड डंप वाली पॉलिसी हमारे साथ करते हैं कि आप हमें यूज करते हैं और उसके बाद भुला देते हैं जब काम पूरा हो गया। तो क्या इस बार कोई डिफरेंट होगा कि एक फेज आता है जिसमें बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं और उसके बाद वो टेंजिबली कुछ निकलता नहीं है उसमें से। कभी आप अमेरिका को जाके कहते हैं कि जी देखिए हम चाइना के साथ बहुत ज्यादा करीब हो गए, तो अमेरिका को अब आप देखिए हमारे साथ आ जाए क्लोज। फिर हम उनको कहते हैं देखिए जी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया, अब हमारी मदद करो। उस मदद करने में पूरा आपने पूरा एक प्रोविंस आपने गवा दिया। मिलिटराइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, नारकोटिक्स, एवरीथिंग इन पाकिस्तान केम इन दी 80। समझ ये बैठे हैं कि शायद इमरान खान हमारा दुश्मन है, शायद पीटीआई हमारी दुश्मन है, शायद ये जो हमें तनकीद करते हैं यूट्यूब है, ब्लॉगर्स हैं, वो हमारे दुश्मन है। देखिए दुश्मन आपका उनमें से कोई भी नहीं है। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगाव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन नदीम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुसैन नदीम साहब, फील्ड मार्शल साहब की तकरीरें भी आपने सुनी होंगी। उसके बाद कॉलम्स आए सोहेल वड़ाई साहब के। अमेरिका जो कि हमें हमारे ऊपर स्टेटमेंट, हमारा नाम लेना अमेरिका के लिए एक बड़ा था कि अमेरिका हमारा नाम ले ले, वो तारीफें कर रहा है। क्या कहेंगे? इट्स तासुबान में तो देखिए ये पहली बार नहीं हुई चीज, ये हिस्ट्री ऑन रिपीट है। इससे पहले बार भी अगर आप याद रखें, 60s के अंदर जनरल अयूब खान साहब को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम मिला था अमेरिका के अंदर। उसके बाद जनरल जिया साहब भी वहां पे गए। और जनरल मुशर्रफ को तो खैर बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट बुश। आई रिमेंबर यूज्ड टू से कि व्हेन आई लुक इनटू मुशर्रफ्स आईज आई सी अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री के जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ रही हैं, वो एक साइकिल के अंदर गुजरे हैं। और जब जब रिपब्लिकन आपकी गवर्नमेंट्स होती है अमेरिका के अंदर, तब वो ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन है वो कि रिपब्लिकन्स की पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग क्या है दुनिया भर में। तो वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, डेमोक्रेट्स डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो आजकल वो हनीमून फेज एक दोबारा से स्टार्ट हुआ है, जो कि अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है। जब जब हनीमून फेज आता है आपका, तो कुछ अर्सा वो चलता है, उसके बाद एक बड़ा प्रोलॉन्ग फेज आता है जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े 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 बुरे हालात रहते हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, और उन इंटरेस्ट को मीट करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ एक दोबारा से ताल्लुकात पैदा करता है। और जिस तरह से ये पहले भी हो चुकी हुई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत कंप्लेन भी किया है जनरल कियानी के टाइम पे भी, कि आप हमें जी यूज एंड डंप वाली पॉलिसी हमारे साथ करते हैं कि आप हमें यूज करते हैं और उसके बाद भुला देते हैं जब काम पूरा हो गया। तो क्या इस बार कोई डिफरेंट होगा, वो भी पता लग जाएगा। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प की हुकूमत है, वेरी ट्रांजैक्शनल, बहुत शॉर्ट टर्म। तो आसार तो ये नहीं नजर आ रहे कि कि ताल्लुकात जो है वो एक परमानेंट लेवल पे ठीक हो गए हैं। अगर वो ठीक होने होते तो उसके और परमानेंट लेवल और लॉन्ग टर्म में होते तो उसका तरीका डिफरेंट था। और वो तरीका ये था कि आपके पीपल टू पीपल टाइज होते, प्रॉपर ट्रेड डील्स आपकी प्रॉपर चीजों के ऊपर होती। ये क्रिप्टो तो ऑयल और इन खाबों के ऊपर नहीं होनी थी आपकी। सो इन सारी बातों से तो मुझे यही लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है। अगेन वही सेम स्टोरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। सर फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं कि हम अब रिकॉर्डिक से भी मजीद मुनाफा कमाएंगे और फिर ऑयल के रिजर्व्स जो हैं वो दुनिया के चौथे बड़े रिजर्व्स हैं हमारे पास। अमेरिका ने, पाकिस्तान की तरफ से हमें किसी से नहीं पता चला, ट्रंप की उस पोस्ट के बाद हमें पता चला कि हमारे पास ऑयल है और उसकी डील भी क्लोज हो चुकी है। तो अगर अमेरिका की डील क्लोज हो चुकी है तो फिर तो अमेरिका इतना जल्दी तो वो नहीं खत्म होगा, ये तो बीच चलेगा, फिर लंबा चलेगा। देखिए ये चीजें सीरियस नहीं होती। ये कुछ होती हैं, एक होता है एक होती है ये चीजें उसको कहते हैं एक ट्रेड होता है। और ट्रेड की एक वॉल्यूम होती है 10 बिलियन, 50 बिलियन, 80 बिलियन। एक होता है प्रॉमिस ऑफ ट्रेड। समटाइम्स जो है ना, किसी चीज का वादा या प्रॉमिस ऑफ समथिंग इज मोर पावरफुल देन द एक्चुअल समथिंग। पाकिस्तान और अगर अमेरिका के आप रिलेशंस में देखें तो पिछले 70 साल से बड़े बड़े प्रोमिस किए गए हैं एक दूसरे को, और दोनों प्रोमिस में फेल हुए हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए कि हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ले आएंगे, नहीं हुआ। अमेरिका ने बड़े बड़े प्रोमिस किए कि हम आपको $30 बिलियन एड देंगे, तो $3 बिलियन के बाद उन्होंने आज तक एड ही नहीं दी। इसी तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर किताब भी लिखी हुई है, मैंने रिसर्च भी की हुई है यूएस पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर। मेरे लिए ये कोई चीज नई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले 60s 50s 60s 70s 80s और अब तक ये एक रिपीट साइकिल चलती आ रही है कि एक फेज आता है जिसमें बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं और उसके बाद वो टेंजिबली कुछ निकलता नहीं है उसमें से। और लाइक आई सेड, अगर सीरियस कोई चीज आपने करनी हो तो वो चीजें हैं करने वाली। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आपका टैलेंट है, टेक टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। एक आप वीजाज ओपन कर सकते हैं, वीजेज आपको पाकिस्तान में मिल नहीं रहे इस वक्त। इन्वेस्टमेंट्स करना मुश्किल है। और अभी यूएस ने कोई अभी तक कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट सिवाय ऑयल के, अगेन जो कि मैं भी कह रहा हूँ ना कि एक आपने एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट पकड़ लिया और उसके ऊपर आपने कहानी डाल रहे हैं।
ये सीरियस चीज है नहीं, और अगर इनको कोई सीरियसली लेता है तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। मैंने भी एक ट्वीट भी किया हुआ था इस बारे में कि जनरल मुशर्रफ ने 1999 के 17 अक्टूबर को अपने खिताब में कहा था कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, हमारे पास बहुत बड़े जखीरे हैं तेल के, क्रिटिकल मिनरल्स के। देखो उनकी मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी, और वो 10 साल में वो एक जर्रा भी उन्होंने उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा सके। तो ये भी कोशिश कर लें, अगर होना होता तो जब तक हो चुकी होती चीजें, आई थिंक। सोहेल बड़ाई साहब के आर्टिकल से सर कुछ और लगता है। चलें कुछ लम्हों के लिए भी अगर हम ये तस्वर कर लें कि ठीक है जी, ये एक सोच पाई जा रही है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में या हुकूमत में या मुक्तदरा में कि ये चलेगा 10 साल, तो फिर 10 साल कैसे चलेगा? देखिए, आप कहने को 100 साल चला लें इसको, आप 100 कह लें, आप 50 साल कह लें, आप 10 साल कह लें, कि देखिए जब जब चीजें फ्लिप होनी है ना, जब आपकी हालात बदलने हैं, तो वो आप अपने आप को जो मर्जी टाइम दे दें वो चलेंगे नहीं। असद उमर साहब ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ कि जब जियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब की गवर्नमेंट फारिग की, तो उन्होंने कहा जी अब हम अगले 10 साल बैठे हैं, 3 महीने बाद उनका जहाज गिर गया। तो देखिए ये बड़े बोल बोलना, चीजें करना, डिक्टेटर्स, पावरफुल पीपल जो पावर कॉरिडोर्स में होते हैं वो ये बातें करते हैं। मगर देखिए उनकी भी सिस्टम के अंदर जो है ना टाइम का एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो खत्म होने को आ चुकी होती है। इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सिस्टम समझे चीखे मार रहा है कि चीजें बदलने वाली हैं, हालात बदलने वाले हैं, बिकॉज पूरा ऊपर से नीचे जुडिशल सिस्टम, मीडिया का सिस्टम, आपकी ब्यूरोक्रेसी का, आपकी हर चीज का, वो इस वक्त खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। द सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड। अब वो आप कहेंगे जी कोलैप्स सिस्टम्स के ऊपर जो है वो हम तरक्की करेंगे, तो मैं मेरी समझ से बाहर है ये चीज। मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि यार अभी कभी आप क्रिप्टो में आ जाते हैं, कभी आप वाटर वाली कार में आ जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी हमने $10 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स करनी है, कभी आप कहते हैं $100 बिलियन सऊदी लेके आ रहे हैं। $1 सऊदी अरब ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ पाकिस्तान में अब तक। फिर आपने कहा जी हम पीआईए बेच रहे हैं, हमें एमिरेट्स की तरफ से, कतर की तरफ से ऑफर्स आएंगे हैं, आज तक आपको एक ऑफर नहीं उन्होंने दी। तो ये चीजें देखिए अच्छी नहीं लगती, चीजों के ऊपर मैं क्रिटिसाइज भी करूं, बिकॉज ये दीज आर नॉन सीरियस थिंग्स, ये सीरियस बातें नहीं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर पॉलिटिकल मिलिट्री लोग अगर जब इस तरह से नॉन सीरियस बातें करें, तो आपको मुल्क के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। वो क्रिप्टो का आपने जिक्र किया, आपकी फील्ड है, क्रिप्टो आया था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आया था, ये सारे कहाँ गए? उधर ही गए जैसे आपके आज तक के जितने पहले सारे आए हुए हैं इस तरह के प्लान्स, प्रोग्राम्स। देखिए ये बाय टाइम करने के लिए होता है, आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, आपने लोगों को कुछ होप देना है। और देखिए मैं अपनी साफ सी बात करूं कि जिस माशरे के अंदर डेस्परेशन बहुत ज्यादा हो चुकी हो, मुल्क के हालात खराब हो गए हो, हर रोज एक नई खराब न्यूज आ रही है, कभी बच्चों के साथ जाती है, कभी माइनॉरिटीज के साथ, कभी फौजी शहीद हो रहे हो आपके, कभी आपके इकॉनमी खराब, कभी चीनी महंगी, जहाँ पे डेली ये न्यूज चल रही हो, तो होता क्या है कि डेस्परेशन की हालत में जो अवाम है ना, वो हर न्यू होप के साथ लैच ऑन करती है। और ये बड़ा आसान होता है सियासतदानों के लिए, और अब तो अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री के लिए भी, कि उनको शॉर्ट विंस चाहिए होती है, तो वो लोगों को एक नया होप देते हैं कि ओ पाकिस्तान में ऑयल निकल आया, पाकिस्तान में आज क्रिप्टो निकल आया, अब हमें $10 बिलियन मिल जाएगा। कि ये जो बिल्कुल टेल एंड होता है ना आपका, जब सोसाइटीज कोलैप्स कर रही होती हैं, तो फिर ये वाला काम शुरू हो जाता है आपका। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें 1950s और 1960s में, आपको जो नेचर ऑफ कॉन्वर्सेशंस थी या नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, वो स्ट्रेटेजिक होते थे कि हम जी मंगला डैम बनाएंगे। मंगला डैम बन गया, अमेरिकन की तरफ से ही बना ना, आपको बड़ा उन्होंने हेल्प की उसमें। आपने कहा जी हमने न्यूक्लियर होना है, आपने 40-50 साल लगा के न्यूक्लियर की तरफ एक सीरियस प्लान था। ये नहीं था कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, बट वो बड़ी सीरियस चीजें थी, और उनको आपने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के थ्रू, चाहे जो हुकूमतें आई, मिलिट्री, सिविल, आपने उसको टो किया। मगर अब वो चीजें आपकी ऐसी ऐसी हो गई हैं कि जी हमने क्रिप्टो करना है, कैसे करना है पता नहीं। क्रिप्टो के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एक एनर्जी सोर्स, एक सस्टेनेबल और चीप एनर्जी सोर्स। ना पाकिस्तान में बिजली सस्ती है, आपकी अमेरिका से ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में है इस वक्त। जो मैं बिल अमेरिका में पे करता हूँ उससे ज्यादा मैं पाकिस्तान में पे करता था। बिजली आपकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो नहीं है, आपके पास टेक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमने खड़ा करना है एक क्रिप्टो का। तो ये वाली जो चीजें देखें, इनको फिर कोई सीरियसली लेता नहीं है। मगर अगेन, जब ये देखे कोई छोटा मोटा कोई कोई पॉलिटिकल लीडर या मिनिस्टर लेवल का कोई बंदा बात करते हैं, उनको तो वैसे ही कोई नहीं सीरियस लेता है। मगर जब आपके प्रेसिडेंशियल लेवल, आर्मी चीफ लेवल के ऊपर से इस तरह की
एक नॉन सीरियस किस्म की है डेटा के, विदाउट डेटा या विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी फिजिबिलिटी जब बात है, तो वो फिर बड़ी अजीब लगती है, और वो इट शोज डेस्परेशन एज वेल। जो आप सर बात कर रहे हैं उसी कॉलम में, अगेन फिर उस कॉलम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए जो मैं जाती अंडरस्टैंडिंग है, मगर फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें एक चीज लिखी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है, या वो ये चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए या हो जाएगा, और वो उस उम्मीद में बैठे हुए थे, उनका तजिया गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुडे लाइन ला गई है और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हम मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं फील्ड मार्शल साहब ने यही जिक्र किया ब्रसल्स में वहां पर मौजूद लोगों से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है और हम लेकर जाएंगे, हमें किसी ओहदे की लालच नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं, ये सारी चीजें जो हैं ये गायब हो गई हैं, क्रिप्टो गायब हो गया, उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान गायब हो गया, अब हम ऑयल और गैस ले आए हैं, उससे रिकॉर्डिंग्स का हम अब उम्मीद दे रहे हैं। ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, मगर फिर ऑफिशियल्स, अगेन के ऑफिशियल्स, वो लोग जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं। हम हमारे पास और कोई प्लान नहीं है, हम किस तरफ जाएंगे, कैसे स्टेबल होंगे, कैसे अपना निजाम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे देखिए सर। देखिए आप के सिर्फ ये कहने से कि पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान बाकी तरक्की की तरफ जा रहा है। मैंने, हमारे क्रिप्टो मिनिस्टर साहब भी जो हैं नए आए हैं, यंग हैं, बड़ी अच्छी बात उनको लेके आए हैं। मगर आप उनसे 3 बार मैं उनसे पूछ चुका हूँ कि कोई कोई इसका पॉलिसी प्रपोजल दे दें, कोई वाइट पेपर दे दें, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दें कि पता लगे कि अच्छा यार इसमें ये होगा, ऐसे होगा। कुछ नहीं शेयर। आप रेकोडेक्स से रिलेटेड टोटली नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहा है। क्या डील, ट्रेड डील्स में साइन किए हैं ऑयल के ऊपर, किसी को कुछ नहीं पता। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने कहा जी हमने $10 बिलियन आ रहे हैं, $100 बिलियन आ रहे हैं सऊदी अरब से। सऊदियों से बात करें, वो कहते हैं यार हमने कोई पैसा नहीं डाला हुआ। दिस इज व्हाट ऑफिशियल सऊदी गवर्नमेंट हैज टोल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल अनऑफिशियली भी, कि यार हमने हमने भी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। देखिए ये चीजें आप डेली लॉन्च करें, आप डेली तासुर ये पैदा करें कि जी मुल्क के हालात जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मगर इसके पीछे तो ना एविडेंस है ना कोई डेटा है। मगर जो डेटा और एविडेंस एक्चुअली है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इकोनॉमियां जो है, और ये मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, मुल्क के हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। इकोनॉमी 2-3 साल में आपकी ठीक हो जाती है, सही रास्ते पर आ जाती है, 5 साल में आपकी फुल ग्रोन इकोनॉमी बन जाती है। सियासी हालात भी ठीक हो जाते हैं, हर किस्म की चीज आपकी ठीक हो जाती है। मगर जो चीज नहीं ठीक होती वो है जब पब्लिक ट्रस्ट जो है ना, अब देखिए मैं ये पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करूंगा, पब्लिक ट्रस्ट जो है ना, वो जब उठ जाए आपका। और पब्लिक ट्रस्ट किस चीज पे है? कि यार हुकूमत हमें लूटेगी नहीं, या हम थाने में जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा, हम कोर्ट में जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा। जो बुनियादी सतून होते हैं ना आपके किसी स्टेट के, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, इंफॉर्मेशन फ्रीडम्स एक्सेट्रा, वो तो आपकी खत्म हो चुकी है। जिन चीजों के ऊपर नेशंस बिल्ड होती हैं वो तो बाय एनी मेट्रिक, बाय एनी डेटा तो आपकी मुल्क में खत्म हो चुकी है। अब अगर कोई कहे कि जी मुल्क बड़े सही रास्ते पर जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है, तो जो कुछ 1% लोग जो जिनके माशाल्लाह कारखाने लगे हुए हैं, जिन्होंने करप्शन से या जिन्होंने मालो दौलत कमाई हुई है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल ठीक जा रहा है मुल्क में। मगर आप 99% अवाम का भी तो देखें ना, जो आपके स्मॉल बिजनेस ओनर है पाकिस्तान में, जो यूथ है आपका इस वक्त आपका पाकिस्तान में, देखिए आज से 30 साल पहले एक आम इंसान अच्छी नौकरी करके, बैंक की नौकरी, छोटी मोटी मुलाजमत करके अपना छोटा 5-10 मरले का घर बना सकता था। इस वक्त पाकिस्तान में 5-10 मरले का घर बनाना तनख्वाह के अंदर कोई 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 बना नहीं सकता पाकिस्तान में। कैसे आप कमा सकते हो? 50-40 हजार आपकी सैलरी है इस वक्त, आपका मीडियम सैलरी पाकिस्तान में। आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस कहाँ है, आपकी लेबर प्राइसेस कहाँ है, आपकी कंस्ट्रक्शन प्राइसेस कहाँ है? तो ये जो चीजें थी ना कि अफोर्डेबिलिटी पार्ट के पाकिस्तान में, वो खत्म हो गया है। आज जो स्कूलों की फीसें हैं, अस्पतालों की फीसें, चीजें, पाकिस्तान एक लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं रहा। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक गरीब घर में, और ये हमने खुद देखा हुआ है एज समबडी हु वाज इन द गवर्नमेंट, हमने खुद देखा हुआ है कि एक आपके घर में कोई इंसान बीमार हो गया, पूरा घराना आपका पॉवर्टी में आ गया, क्योंकि अब आपने लोन लिया, अब आपने अपनी प्रॉपर्टियां बेची हैं किडनी ऑपरेशन कराने के लिए, ये कराने के लिए। तो मुझे नहीं अंदाजा कि आज जिन चीजों के ऊपर मुल्क बनते हैं, फंडामेंटल फाउंडेशंस हैं इंसान, लोग, लोगों की तो आपकी वहां पे हालात जो है वो गरीब से गरीब होता गया है, बेचारे को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो पता नहीं कौन सा किस रास्ते पर क्या ये आर्गुमेंट किया जाता है कि जी मुल्क बड़े ठीक रास्ते पर जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल सही रास्ते पर जा रहा है।
ठीक है सर, मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, स्पेशली अमेरिका को? एक तरफ चाइना है जो कि इंडिया के साथ हमारे जो मामलात होते हैं, चाइना की जो हमारे साथ सपोर्ट रही रिसेंटली हमने जो देखी वो, दूसरी तरफ अमेरिका है। हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं? चलें, अवाम को तो एक होप दे दी कि चलें जी अमेरिका आ रहा है, अमेरिका तेल निकाल रहा है, ये वो। अमेरिका को हम इन रिटर्न क्या देंगे, और क्यों अमेरिका आई लव यू पाकिस्तान कह रहा है, क्यों फील्ड मार्शल साहब को खाने खिलाए जा रहे हैं? ये आपने आपने अगर मुल्क चलाना है ना, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। मुल्क चलते हैं जब आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने एजुकेशन, अपने हेल्थ, अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपनी आईटी, अपनी चीजों पे। वो आप कर नहीं रहे, और उसका रीजन बहुत बड़ा ये है, और मैं अक्सर इस बारे में लिखता रहा हूँ कि हमारे पास जो देखें, जो रूलिंग पॉलिटिकल मिलिट्री लीड है ना, वो एक जियो पॉलिटिकल ऑब्सेस्ड है। उनका ऑब्सेशन है जियो पॉलिटिक्स, कि हम किसी तरह से रेलिवेंट हो जाएं, हम चाइना के साथ जाके घुस जाएं, हम अमेरिका के साथ हो जाएं, हम इन दोनों को प्ले कर लें। यार आप अपने मुल्क के ऊपर खर्च करें, अपने मुल्क का सोचें, मगर वो करने के बजाय आप सोचते हैं कि हमने रेलिवेंट होना है बाहर में, तो यही गेमें हमें खेलनी आती हैं। अब उस गेम में आप क्या करते हैं? कभी आप अमेरिका को जाके कहते हैं कि जी देखिए हम चाइना के साथ बहुत ज्यादा करीब हो गए, तो अमेरिका को अब आप देखिए हमारे साथ आ जाए क्लोज। फिर हम उनको कहते हैं देखिए जी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया, अब हमारी मदद करें। उस मदद करने में पूरा आपने पूरा एक प्रोविंस आपने गवा दिया। मिलिटराइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, नरकोटिक्स, एवरीथिंग इन पाकिस्तान केम इन द 80। इस वक्त पाकिस्तान के स्कूलों में एक नरकोटिक्स का एपिडेमिक है। वो हर बंदे को पता है, इसके ऊपर बड़ी लंबी स्टडीज भी हुई है। तो वो एपिडेमिक है आपकी, एक फ्यूचर जनरेशंस को आपने तबाह किया, ड्रग्स पे लगाया फ्यूचर जनरेशन को, बिकॉज आपने इतनी फ्रीली अवेलेबल की। ये आपकी सारी अफगान पॉलिसी जो थी 80s के अंदर, उसका रिजल्ट है। आर्मड पूरी जो मिलिटराइजेशन हुई, आपकी नरकोटिक्स आपकी आई, जो एक्सट्रीमिज्म आपकी आई, ये पूरा उसका एक नतीजा है आपका। तो देखिए ये आपने चीजें की हैं जियो पॉलिटिकल ऑब्सेशन में। हाँ, मैं बहुत बड़ा हामी उस चीज का कि पाकिस्तान को जो है वो आपका बैलेंस करना चाहिए रिलेशंस। एंड फॉरेन ऑफिस जो है हमारा, माशाल्लाह, देर वेरी गुड पीपल इन द फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आपके मंझे वे वेरी वेल रेड पीपल बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि हमने किस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इनके साथ एंगेज करना है। मगर जब उनको बाईपास करके पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ABCD सबको, आपके एक दो लोग जो हैं वो बैक एंट्रेंस से व्हाइट हाउस की एंटर होके उनके साथ लंच कर लें, डिनर कर लें, और क्या बात करें ना, उस मीटिंग में हमारे एम्बेसडर बैठे, ना प्राइम मिनिस्टर को पता हो, ना प्रेसिडेंट को पता हो, ना किसी सिविलियन को पता हो, और आपने क्या बात की है, क्या वादे किए, आपने किसी को भी नहीं पता, नो बडी हैज एनी आइडिया। तो फिर तो देखिए लोगों का, आप उसके बाद कहेंगे जी मुल्क के हालात ठीक है, तो फिर लोग तो आपके सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे जा रहे हैं ना। और वो तो अब इतना वो वैल्यूबल नहीं रहा, बिकॉज नो बडी नोस मुशर्रफ साहब ने क्या डीलें की, भुगते, जिया साहब की डीलों के चक्कर में भुगते। तो फिर ये जो डील जो बैक एंड पे होती है, देखिए इनका नतीजा हमेशा एक ही निकलता है, हमारी तो हिस्ट्री है पूरी। और वो ये कि वो मुल्क के लिए फायदा नहीं होगा, शायद एक दो लोगों को उसमें एडवांटेज हो जाए, मगर मुल्क का फायदा नहीं हो सकता किसी भी डील में। ठीक है, और इमरान और खान। देख, और आपका एक और पॉइंट होगा कि जी अमेरिका क्यों, आई लव यू बोले कि अमेरिका को सूट करता है ये। अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो इंडिया टाइप की जिस तरह से जमहूरियत में जाए, जहाँ पे लेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हो, चीजें हो, और अमेरिका अमेरिका को देखे सूट करता है एक फॉरेन मिलिट्री डिक्टेटर्स, जहाँ पे अमेरिका चुटकी बजाय काम हो जाए। ये उनकी हमेशा पॉलिसी रही हुई है, फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू मिडिल ईस्ट एंड ओवर है। जिसकी वजह से उनके लिए कन्वीनियंस है कि यार हमने ज्यादा सर नहीं खपाना। हम आपको कहें ना यार इधर बैठ जाओ, तो आप इधर बैठ जाओ, हम कहें कि उधर जाके उठ के खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाओ। तो वो काम देखिए जमहूरियतों में नहीं होता। जमहूरियत जो है ना, जरा वो अपने आप को सेफ गार्ड करती है सॉवरेनिटी। जहां पे आपके मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप को लोगों का भला करने की जरूरत नहीं है। वो जियो पोलिटिकली गेम खेल रहा है, और वो फिर उसके रिजल्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, और इमरान खान इस सारे सिनेरियो में ये कहा जाता है कि खान साहब से बार बार जिक्र किया जाता है जी माफी मांग लें, माफी मांग लें। और दूसरी जानब ये है कि इमरान खान का वो जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो अपनी जगह मेंटेन है, उनकी लीडरशिप के ऊपर तनकीद होती है कि वो वेट कर रहे होते हैं कि खान साहब कुछ कहेंगे तो हम करेंगे। बेटे उनके अमेरिका गए खान साहब के, और उसके बाद बेटों से बात भी करवा दी गई, एक बड़ा अच्छा उनका प्रेशर भी पड़ा। तो इमरान खान का प्रेशर पाकिस्तानी हुकूमत पर, एस्टेब्लिशमेंट पर बेसिकली कहाँ से है? आप क्या समझते हैं, अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का, अमेरिका का, या फिर किस चीज का प्रेशर है? इसका जो सही जवाब है ना, वो ये कि देखिए प्रेशर है टाइम और एरा का। अनफॉर्चुनेटली हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफरा ने ये समझ लिया है कि शायद इमरान खान हमारा दुश्मन है। इमरान खान दुश्मन है क्योंकि इट्स वेरी इजी, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एनिमी,
और उसको आपने फायर करना उस पे। तो वो बड़ी जल्दी किसी ने कोई कड़वी बात कर दी, किसी ने आपको थोड़ा जरा जरा डिफरेंट तरीके से डील किया, तो आपने उसको टैग कर दिया कि यार ये दुश्मन है, टेररिस्ट है, ये वो। तो वो गलती ये कर बैठे कि वो समझ ये बैठे हैं कि शायद इमरान खान हमारा दुश्मन है, शायद पीटीआई हमारी दुश्मन है, शायद ये जो हमें तनकीद करते हैं यूट्यूब है, व्लॉगर्स हैं, वो हमारे दुश्मन है। देखिए, दुश्मन आपका उनमें से कोई भी नहीं है। सारे आपको बड़ा इज्जत भी दी आपको, आपने हर कोई बड़ी इज्जत से आपके पास से 70 साल से आपकी बड़ी इदारे की भी इज्जत, आपके ऑफिसर्स की भी इज्जत और बड़ी कुर्बानियों की भी इज्जत दी। मगर देखिए, आप लड़े हैं एक एरा के खिलाफ। एक टाइम आ गया ना, एक एरा चेंज हो गया, आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ग्लोबल सोसाइटी चेंज हो गई है। उस एरा के अंदर आपकी जो प्रैक्टिसेस, आपकी मेथोडोलॉजी, जो आपकी जो वे ऑफ डूइंग काम था ना, वो नहीं चल सकता। और जब आप कोशिश करेंगे करने की कि इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, ये किया वो किया, इधर से किसी को उठा रहे हैं, हर एरा के हिसाब से कुछ चीजें मुनासिब होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती। आपका एरा जा चुका है वो वाला, जिस तरीके से वो चीजें चलती थी। आप अब वो करेंगे उस चीज में। इमरान खान जो है ना, देखिए, वो एक एरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप है सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम। और वो एरा के जब आप खिलाफ जाएंगे, तो आप चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान खान का कोई चपरासी हो, चाहे उसका ड्राइवर हो, हर कोई आपके खिलाफ आपको लगेगा, बिकॉज आप एक एरा के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा हमेशा से मशवरा ये था, जब मैं इवन गवर्नमेंट सिस्टम्स में भी काम करता, कि देखिए, आप रिकग्नाइज करें ये चीज कि हालात, दुनिया चेंज हो चुकी हुई है। अब आप अपने आप को एडजस्ट करें। ठीक है, आप चाहते हैं कि जी हम कंट्रोल रहे, हमारी भी बीच में से रहे, मगर वो उस भौंडे तरीके से, ब्रूटल तरीके से नहीं होगी। तस्वीरें, वीडियो, आर्काइव्स आपकी आएंगी, लोग आपसे नफरत करेंगे कुछ अर्से बाद। ये 4 साल पहले मैंने बात की थी, 3 साल 4 साल से पहले। और वो आज सारी चीजें मटीरियलाइज हुई। तो देखिए, आपकी इमरान खान आज रहे ना रहे, ये कहते हैं जी हम इमरान खान को खत्म कर देते हैं बीच में से, आप कर लें खत्म इमरान खान को। हालात क्या बदल जाएंगे आपके लिए? रति भरा रात ही बदलेंगे आपके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिकॉज अभी तो इमरान खान देखिए, स्टेबलाइजिंग फोर्स है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर। जो जो एरा आ रहा है ना, वी लिविंग इन केओटिक टाइम्स, अनसर्टेनिटी है। इमरान खान अनसर्टेनिटी और अनकेओटिक टाइम्स के अंदर एक बड़ी स्टेबलाइजेशन फोर्स है, अगर आप उसको रिकग्नाइज करें। आप स्टेबलाइजेशन फोर्स होते थे एक जमाने में, अब आप स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं है। अब इमरान खान जो है, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स प्रोवाइड करता है इस मुल्क के अंदर। तो आपके लिए तो इमरान खान रेड लाइन होनी चाहिए। आपके लिए इमरान खान का एडवांटेज है कि जब मुल्क के हालात खराब होंगे, दुनिया के हालात खराब होंगे, वॉर्स आएंगी, तो आपने स्टेबिलिटी लेकर आनी है। जितना आप उस स्टेबलाइजिंग फोर्स को डैमेज कर रहे हैं, ये उसी तरह से एक बंदा ब्रिज पे खड़ा हुआ है, और ब्रिज के ऊपर कुल्हाड़े मार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसको, कि यार मैं अगली साइड को गिरा दूं। आप पहले गिरेंगे उसके अंदर। वजह यह कि जो जिससे आप लड़ना चाह रहे हैं वो इमरान खान नहीं है, वो एक एरा है, वो टाइम है एक। आप टाइम्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और ये देखें, जितनी भी आपने हिस्ट्री पढ़े ऑफ ऑल द टायरेंट रूलर्स, डिक्टेटरशिप्स एंड ऑल, चाहे फिरौन हो, निमरूद हो, वो एक्चुअली स्क्रिप्चर की हिस्ट्री है क्या? कि कि फिरौनियत तो चलती आ रही है हजारों साल से, मगर जब वो चलना खत्म होगी और जब वक्त था बदलने का, तो तब आपका मूसा आया, तब आपके ये चेंज लीडर्स आए और उन्होंने चेंज किया। अक्लमंद वो होता है जो समझ जाए कि मेरे लिए एनिमी क्या है, थ्रेट क्या है, और चेंजिंग टाइम्स हैं। इमरान खान इज नॉट योर एनिमी, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी कोई जानी दुश्मन है। एक एरा चेंज हो चुका है, उस चेंज एरा के अंदर आपने अपने आप को चेंज करना, और आप नहीं करना चाह रहे। जिस दिन आप चेंज कर लेंगे, तो उस दिन हालात ठीक हो जाएंगे मुल्क के। सर, आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आपने काम किया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में मसला क्या था, डिसीजन मेकर कौन था, और पॉइंट क्या था इख्तलाफात का, उस दौर का कुछ बताएंगे? मेरे मेरे पे बड़ी तनकीद की जाती है सोशल मीडिया पे कि जी आप इमरान खान के खिलाफ कोई कोई बात नहीं करते, इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं क्रिटिसिज्म करते हैं। तो मेरा उस पे आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं जवाब इसका दे देता हूँ कि देखिए, मैं एक इंसान जो जेल में बैठा हुआ है पिछले 2 साल से, मैं उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म करूँ? ये मुनासिब ही नहीं लगता कि एक विक्टिम के ऊपर मैं क्रिटिसिज्म करूँ। मगर क्योंकि आपने सवाल पूछा है, अब तो देखिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग, एंड शायद पीटीआई के कुछ लोगों को, मेरे दोस्तों को पसंद भी नहीं आएगी ये बात, और मोस्ट ऑफ देम विल एक्चुअली आल्सो एग्री। देखिए, इमरान खान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था। पूरी फौज भी साथ थी, लोग भी साथ थे, बड़े सिस्टम भी साथ थे, बड़ी होप थी। क्या उन्होंने अच्छी गवर्नेंस या अच्छी उन्होंने पॉलिसीज ली? नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मेरे ख्याल में इमरान खान एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर, या एक जो जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, जो उनसे उम्मीद थी, वो नहीं थे। हाँ, क्या वो बेहतर थे बाकी प्राइम मिनिस्टर से? या फिर आई थिंक सो। और मेरे ख्याल में इनकी, इमरान खान साहब की डायरेक्शन
और इनकी जो फंडामेंटल्स थे वो बहुत बहुत ठीक थे कि यार लोगों के लिए कुछ करना, सो ये पीपल सेंट्रिक थी। ये पनाहगाह बना रहे हैं, ये आपके ये वो खोल रहे हैं, ये लंगर खाने की ये चीजें वगैरह, वो सारा कुछ। मगर देखिए वो तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी कर सकते हैं ना। आपको अल्लाह ताला ने प्राइम मिनिस्टर अगर मौका मिला है बनने का और आप प्राइम मिनिस्टर बने, लोगों ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो आप जो है वो एक वो काम के साथ साथ एक बड़ा काम भी करना चाहिए था। मगर जो प्रॉब्लम्स मेरे नजदीक, इफ आई हैव टू बी अ क्रिटिकल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, तो देखिए आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम थी टीम सिलेक्शन के अंदर। अगर फिरदौस आशिक अवान आपको रिप्रेजेंट कर रही है एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो दिस इज मैडनेस। फाइज चौहान साहब, आई मीन मैं और नाम ले सकता हूँ, बीसियों नाम। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में शायद दो या तीन के करीब कुछ लोग थे जिनको मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि यार ये लोग ठीक थे। बहुत ही खराब टीम थी, बहुत मिस्टेक्स की, बहुत इमरान खान साहब को डिस्पाइट एडवाइस उन्होंने बहुत गलत काम किए, विच इंक्लूडेड आल्सो एक्सटेंशन। आपने देखा वह हिस्ट्री है कि एक्सटेंशंस की आपको चाहिए था, बाजवा साहब को आप थैंक यू बोलते, आगे जाता बात आगे चलती। मगर खान साहब की कोई मैं उस उनके पीरियड को एज कोई ग्लोरियस पीरियड नहीं कहूंगा, मगर उस पीरियड में कुछ चीजें बिल्कुल ठीक थी। आपने सोवरेनिटी के ऊपर, आपने इंडिया, आपने रशिया के साथ आपने कुछ चीजें ठीक भी की थी। फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अच्छा था। इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ सीधी डायरेक्शन में जाना शुरू हुई थी, उससे पहले शोर मच गया आपका। मगर जहाँ बहुत चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जहाँ बहुत चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हुई थी। नीडलेस किस्म के आपने लोगों को अपने आगे पीछे रखा होता, और वो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट आपके सामने है। सो या इट्स अ मिक्स बैग। कोई इतना वो जबरदस्त मैं नहीं कहूंगा कि आपकी कोई परफॉर्मेंस थी कि ठीक उसको कोई। ठीक ठीक है। आपने उस इमरान खान के साथ काम करके भी देखा, और आज इमरान खान जो जेल में है और इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगाया हुआ है, फर्क क्या आपको नजर आया? आर्टिकल में अगेन मैं कहूंगा लिखा गया कि जी इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते थे। आज भी कहा जा रहा है कि जी यू टर्न ले, खान साहब कह रहे हैं जी मैं अब यू टर्न नहीं लूंगा। फर्क क्या आपको महसूस हुआ? देखिए लोगों का असल में वही अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ये यू टर्न कह के जो है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी बिजनेस का, लीडरशिप का, लाइफ का। वो हम उसको कहते हैं कोर्स करेक्शन। ठीक है, उसको आपने डम डाउन करके यू टर्न बना दिया हुआ है। तो देखिए कोर्स करेक्शन जो है ना, एक फाइनेस्ट ह्यूमन जो है ना, फाइनेस्ट लीडर का जो ट्रेट है ना, वो है कोर्स करेक्शन। की जब समझ आ जाए कि यार मैं गलत पटरी पे हूं ना, तो आप अपने आप को कोर्स करेक्शन कर लें। मगर इसमें देखिए फाइन वर्ड है आपका कि मैं गलत पटरी पे हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त यू टर्न ले तो वो ऐसा होगा कि जैसे वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा बैटल लड़ रहे हैं, और जो लड़ने वाला है इट इज वर्थ फाइटिंग दैट बैटल। वो ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर एक कुछ चीजें नॉर्म से, सोसाइटी के कल्चर से, हमारी रिलीजियस तहजीब से बाहर होके हुई हैं। और उनका देखें, उनका आपका अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। और ये जो बहुत अरसे से स्क्रिप्ट चलता आ रहा था ना कि यार अब 3 साल इनकी बारी, फिर इनकी बारी, और एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करे कि यार अब हमारे इनसे दिल भर गया तो तुम लोग आ जाओ, तुम लोग से दिल भर गया तो कोई और है। ये जो साइकिल है ना, ये खत्म होनी पड़ेगी, इसका ब्रेक आना कहीं जरूरी है। ये नवाज शरीफ साहब खत्म कर सकते थे। उनको अल्लाह ताला ने दो मौके दिए थे। पहला मौका जब उनको जेल में थे, वो खड़े रहते, तब कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ जो क्लोज कुछ उनके जानने वाले हैं, उनसे मेरी जान पहचान अच्छी है, तो तब भी मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि देखिए आप खड़े रहे, आप खड़े रहेंगे आप लीडर बनेंगे, अगर आप नहीं खड़े रहेंगे डील करेंगे तो फिर आप डीलर बनेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो बने। वो मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। इमरान खान साहब को भी मेरा एक ही मशवरा था कि देखिए आप खड़े में हैं, एक बहुत बड़ा बैटल है, आप खड़े रहें, बर्दाश्त करें, अनफॉर्चुनेटली जैसे भी है। मगर ये मुल्क ने आजाद होना है, 47 में आप आजाद नहीं हुए, आपने अब आजाद होना है। और उसके लिए बड़ा जरूरी ये है कि देखिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब तक रियासती अदारे अपनी अपनी डोमेन्स में नहीं वापस जाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बारियां ले लेके करना और ये चीजें करना, इस तरह से मुल्क तबाह हो चुका है। अपनी हदों में सारे रहें, अपनी बाउंड्रीज में काम करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। और वो फिर मैं बता रहा था कि मियां साहब को एक और मौका भी मिला कि जो फरवरी 8 में आप इलेक्शन हारे, बुरी तरह से आप हारे। आपको चाहिए था आप शिकस्त तस्लीम करते और इमरान खान साहब की हुकूमत बनने देते। बहुत बड़ा लीडर बनना था नवाज शरीफ साहब ने। मगर अल्लाह ताला ने शायद उनके लिए नसीब में नहीं लिखा कि वो लीडर बने। वो हमेशा मेरे ख्याल में डील करके अपने आप को एक अनफॉर्चुनेट लेवल पे लेके आएंगे। कभी कभार जो है ना, शिकस्त खा के एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वो उनमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अब वो बैटल जो है वो इमरान खान साहब को लड़ना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब में आज भी अगर ये अपनी लेगेसी देखिए, लेट स्टेज पे खेल रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, ये या जरदारी साहब,
अगर वो अपनी लेगेसी ठीक करना चाहते हैं, इनको चाहिए इमरान खान के साथ हाथ पे जाके बैठ करें और कहे कि जी आपने वो जंग लड़ ली जो हम नहीं लड़ सकते थे। तो अब सिविल सुपरमेसी या सिविलियंस की बालादस्ती पाकिस्तान में आनी चाहिए, ताकि एक बार ये काम खत्म हो ना कि यार कि आपने आए 2 साल बाद साजिश शुरू हुई और हटा दिया। जब तक ये चलता रहेगा पाकिस्तान कहीं नहीं जा तो रहा। इसके अलावा भी मियाँ साहब के हाथ में एक मौका है, और वो आजकल डिस्कस हो रहा है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन वाला। वो खबरें ये भी आ रही हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा आर्मी चीफ साहब को। देख लेते हैं। मियां साहब कहते जो भी है यूजली तो होता उसका उल्टी है। तो तो वो देखिए एक्सटेंशन लेनी होगी मिल जाएगी ना, मियां साहब उसको रोक सकते हैं ना उनके पास वो गुलाम हो रहा है। क्योंकि जिस दिन पहले दिन आप डील कर लेते हैं ना तो आपका बेसिकली जो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना उसमें ये आ रही था कि यार इसका आप इसको दबाएंगे ना तो ये हमेशा हमेशा डील करेगा। तो बस सिर्फ ये कि दबाना कितना है। फर्क सिर्फ ये कि इमरान खान साहब जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। जो एक स्क्रिप्ट चलती आ रही थी ना पाकिस्तान की, उसमें एक एनैमली आ गई कि आप दबाई जा रहे हैं दबाई जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दबा दिया आपने उनको, और वो टूट नहीं रहे। और वो टूट नहीं रहे तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि देखिए इनसे तो जान छुड़ानी है उन्होंने। जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने इनसे तो जान छुड़ानी है, बिकॉज जो सर्वे कराए हैं जो पता लग रहा है वो यही पता लग रहा है कि गालियां इनकी वजह से हमें पड़नी शुरू हो गई हैं। तो वो अब चेंज करना चाह रहे हैं, उनके मगर पास उस चेंज करने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई है नहीं सर। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन कोशिशें तो की जा रही है ना सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से कि किसी तरह जो है वो इमरान खान साहब डील पे आ जाएं। मगर वो इमरान खान साहब अगर डील पे आ जाए तो उनकी सियासत छोड़े, मगर आई डोंट थिंक उनको सियासत की इतनी परवाह होगी। मगर वो खत्म हो जाएगा जो जो एक मौका मिला हुआ है ना कि किसी तरह पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल विन हो जाए या कोई इंस्टीट्यूशनल बैलेंस हो जाए, वो खत्म हो जाएगा आपका अगर इमरान खान साहब ने डील की तो। और बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा आई थिंक अगर वो ये इवेंचुअली करते हैं, जो मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि उनको करनी चाहिए। देखिए एंड में कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होगी, मगर ऐसे नहीं कि जी आप जो है वो दरगुजर करें तो प्राइम मिनिस्टर मान जाए। वो हाँ दरगुजर जो है ना लोग नहीं करने देंगे। ठीक। अच्छा हुसैन नजीर साहब, आखिर में ये बता दें, आप दोनों पर भी नज़र रखते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं, दुनिया के जो जितने भी गवर्नमेंट्स के वफद जाते हैं आप इनका हिस्सा भी रहे। मरियम नवाज साहब अभी गई हुई है जापान, इससे पहले भी बहुत से दौरे हुए, शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत से दौरे किए। अ, क्या रिजल्ट निकाला आपने इन दोनों से? कहा जा रहा है कि वो कोई वहां पर जो बंदरगाह देख रही थी, वहां के सिस्टम देख रही थी, वो कह रही है लाहौर में हम नाफिज करेंगे ये। लाहौर में हालांकि कोई समंदर भी नहीं है हमारे पास। तो अ, क्या क्या रिजल्ट अल्टीमेट क्या निकाल रहे हैं आप इनके दौरों से? ये जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दौरे किए जा रहे हैं। ये सीरियस लोग नहीं है। मैं तो यही सिर्फ इस बात करूंगा, और ना मैं इतना ज्यादा इसको रीड अप करता हूँ बिकॉज कि ये ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर और रूटीन के अंदर इन्होंने घूमना फिरना होता है, सैर करने जाना होता है, तफरीह करने जाना होता है। एक अच्छा पाकिस्तान से टाइम आउट, पाकिस्तान में रह रह के थक जाते हैं बोर हो जाते हैं तो बाहर निकलना होता है इन्होंने कई बार। तो ये दौरे उसके लिए होते हैं। अगर आप कहें कि ये कोई सीरियस चीज है या इन्होंने कोई निगोशिएशंस करनी है, डील करनी है या कोई बेहतरी करनी है, तो वो तो नहीं होने लगी। 5,000 दौरे पहले भी हो चुके हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इस जापान के ठीक। दौरे का क्या रिजल्ट निकलना है। ये लास्ट सीरियस चीजें नहीं और ना ये सीरियस लोग हैं। लास्टली सर, SIFC कहाँ रेट कर रहे हैं? SIFC की कारकर्दगी। अच्छी दुकान चल रही है जिनकी लगी है। बाकी आपके सामने कितने डॉलर उसमें इन्वेस्टमेंट के आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या उसकी इस वक्त टोटल वैल्यू है, बट जिन्होंने उस पर कारोबार शुरू किया है वो अच्छा जा रहा है उनका। हमें देखिए जब भी आप सुपर इट्स ऑल स्ट्रक्चर्स अबाउट बनाते हैं कारोबार, ना, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। आपको लग रहा है कि कहीं से भी पाकिस्तान के बारे में देखिए होता ही है कि जब भी आपकी ब्यूरोक्रेटिक लेयर में आप सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं तो नए नए सुपर स्ट्रक्चर्स में नई लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, नए कारोबार शुरू हो जाते हैं उसमें। ये चीजें आपकी कभी ना पहले चली हैं ना ये अब चलेंगी, और ये प्रपोजल 3 बार पहले भी 2007-8 से डिस्कस हो चुका है जनरल मुशर्रफ एरा के से, और हर बार शॉट डाउन हुआ था। इस बार किसी ने उसको सीरियसली ले लिया और कहा कि जी हाँ ये करेंगे तो हो जाएगा। देखिए मैं छोटी सी बात इस पे करूंगा। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स SIFC बना के नहीं आती। अगर आप कहेंगे हमने SIFC बना लिया है तो दुनिया से लोग इन्वेस्ट करेंगे। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स तब आती हैं, और जो हिस्ट्री है आपकी, जब आपके मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी हो। बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स जब भी होती है ना, तो यहाँ पे VC कर रहे हैं या कोई भी हेज फंड इन्वेस्ट करता है या कोई भी कॉर्पोरेशन करती है, तो वो एक छोटी सी रिपोर्ट जाती है जिसके अंदर कहते हैं रिस्क असेसमेंट, कि अगर हम इस मुल्क में $1 मिलियन लगाते हैं तो रिस्क कितना है कि हमारा ये पैसा डूब जाएगा। अब वो रिस्क होता है दो चीजों के ऊपर। एक होता है जिसको हम बेसिक कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क, कि जी मुल्क के हालात है या नहीं है। ना तो हमारा सिक्योरिटी रिस्क ठीक है, मगर सिक्योरिटी रिस्क से भी बड़ा एक और रिस्क होता है, वो कहते हैं रेगुलेटरी रिस्क।
कि जो मुल्क की रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम है, वो इंटैक्ट है ही नहीं है। कि कल को मैं $1 मिलियन लगाऊं, समझे, मैं एक डेटा कंपनी हूँ, मैंने पाकिस्तान के अंदर आके डेटा सेंटर्स बना दिए, $10 मिलियन के लगा दिए, ठीक है। अब मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे महीने के जो है $5 मिलियन मुझे रेवेन्यू में मिल रहा है। आज कोई देखे पाकिस्तान में किसी वडेरे का बेटा, कोई मिनिस्टर का जानने वाला, कोई आर्मी का चीफ का जानने वाला, वो कहेगा यार इसका बड़ा जबरदस्त कारोबार चल रहा है, वो अपना 10% हिस्सा मांगने आ जाए, 20% मांगने आ जाए। तो मेरे पास क्या तरीका है टू, कैन आई गो टू द कोर्ट? अगर वो आपको कोर्ट में ले जाए, वो कहे जी इनकी तो वीडियोज है हमारे पास, वो भी चलती हैं आजकल, कुछ करना शुरू कर दिया, तो आपके पास क्या कोर्ट आपको इंसाफ दिलाएंगे? जब पाकिस्तान की रिस्क असेसमेंट होती है तो वहां पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है वो फ्री नहीं है। विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप जुडिशरी के पास चले जाएंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई कंपनी, मैं आपको लिख के दे देता हूं, ये दुनिया की कोई कंपनी के $1 भी अगर आ जाए ना यहाँ पे इस चीज के ऊपर, कि रेगुलेटरी रिस्क इतना जिसका हाई हो, और वो कहेंगे जी हम आना चाहते हैं, तो वो नहीं आएगी कभी भी। पाकिस्तान में गूगल वाज ऑल सेट टू कम इन 2022, और ये बात जो जो सिस्टम में लोग हैं वो जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने पैकअप किया, जब नजर आ गया कि यहाँ पे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो नहीं होगा। तो देखिए ये जो जो आपके सिस्टम्स है ना, जो मुल्क बनते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वो SIFC बनाने से नहीं आती। वो मुल्क का निजाम ठीक करने से, जुडिशरी ठीक करने से, मुल्क की जो आपकी पिलर्स है ना, उनको मजबूत करने से आती हैं आपकी। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई रॉकेट साइंस है, नोन चीज है। और अगर किसी को लगता है ये कि वो फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले आएंगे, तो सिर्फ वो वाले आएंगे जो कि फिर हवा में ही आते हैं और हवा से ही निकल जाते हैं आपके। हुसैन नदीम साहब, आपके कीमती वक्त का और आपके एक बहुत ज़बरदस्त तजिए का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।